हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम आपके साथ कंटिन्यू क्लास 10th की एनसीईआरटी को लेकर के बात कर रहे हैं। और ये जो एनसीईआरटी है वो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, जिसमें हमने इसकी बेसिक पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें लाइन बाय लाइन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हम उसी सीरीज को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं, जिसमें हमने आपके साथ इसके जो प्रीवियस पार्ट था, प्रीवियस लेक्चर था, जिसमें हमने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड को देखा और उसको कवर किया था और वो सारी चीज़ें हमने समझी थी। आज हम जो आपके साथ लेकर के आए हैं वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं और हमें यहाँ पे क्या समझना है, क्या चीज़ों को डिस्कस करना है, उनकी हम आपके साथ बात कर लें। यहाँ देखो, ये आपको जो चैप्टर दिख रहा है मुद्रण संस्कृति, जो चैप्टर आपका है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसको जो टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, ये टॉपिक जो आपका है, ये लास्ट वाला टॉपिक मतलब 5 नंबर का चैप्टर है, न्यू एनसीईआरटी है। ओल्ड एनसीईआरटी में और भी चैप्टर हैं, उनको हम ओल्ड एनसीईआरटी की भी कुछ टॉपिक की बात करूंगा मैं, जो इंपोर्टेंट रहेंगे। और ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है। लास्ट टॉपिक का मतलब ये नहीं कि ये मतलब बुक के अकॉर्डिंग लास्ट है, लेकिन इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि किस प्रकार से औद्योगिकरण आया पूरे वर्ल्ड में, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी आने के बाद और इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का विकास किया गया, और कैसे पूरी दुनिया में जो ट्रेड था वो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बढ़ता चला गया, और किस प्रकार से जो देश गरीब थे, जिनके पास कुछ नहीं था, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा। उन सब चीज़ों की बात करेंगे। और ब्रिटेन के पास जो कुछ ना होने के बाद एक यूरोप इतनी बुरी हालत में था कि जहाँ एक रोटी के टुकड़े के लिए इतने बड़े रेवोल्यूशन हो जाते थे कि एक टाइम का खाना भी नहीं था। वो एक पूरी दुनिया की एक मजबूत, एक विकसित अर्थव्यवस्था बनकर के आया, कौन? ब्रिटेन। तो उन सारी चीज़ों की बात करें हम बिना देरी किए हुए। यहाँ पे जो चैप्टर है प्रिंट एंड कल्चर, और एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री के मैं मानता हूँ कि कोई भी क्लास हो, 9, 10, 11, 12 या किसी भी पार्ट, उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है। और इसकी इमेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात यह है कि अगर आपके सामने प्रिंट ना हो, और आज जो आप बुक से पढ़ रहे हो, आपके सामने ये बुक मैं लेकर के जो ओपन किए हूँ, और अगर ये प्रिंट की दुनिया आपके सामने ना होती, तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन या किसी प्रकार का डाटा या किसी भी प्रकार का नॉलेज शायद ही पहुंच पाता, और शायद ही आप कुछ चीज़ें सीख पाते हैं। इसमें ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आज मान लीजिए कि यहाँ से जो एक क्वेश्चन से ये चीज़ें स्टार्ट की गई हैं, प्रिंट की दुनिया कैसी है और कैसी चीज़ें हैं। चलो मैं देरी करता हूँ, बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ देख लीजिए कि कैसे चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। मुद्रित मतलब होता है प्रिंटेड, मतलब छपी हुई सामग्री। छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन उसने कहा है कि पूरे वर्ल्ड को प्रिंट की दुनिया के बिना हम कैसे इमेजिन करेंगे। अगर ये प्रिंट सिस्टम ना होता और ये प्रिंटेड बुक्स ना होती, मटेरियल ना होता, मैगजीन ना होती, न्यूज़पेपर ना होते, इतनी सारी चीजें ना होती, तो ये हम दुनिया को इमेजिन कर पाना या किस प्रकार से हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट होती, शायद ही मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं था। तो वो यहीं पे क्वेश्चन होगा कि कैसे हम इस दुनिया को इमेजिन करेंगे। शायद मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ जहां नजर दौड़ाएंगे, हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज दिखाई देगी, जैसे कि किताबें दिखाई देगी, पत्र पत्रिकाएं दिखाई देगी, अखबार दिखाई देंगे, या कोई फेमस पेंटिंग्स होगी, जो मशहूर पेंटिंग की नकलें होंगी, मेज पर पड़े हुए नाटक के प्रोग्राम होंगे, सरकारी सूचनाएं होंगी, या कैलेंडर देखने को मिल जाएगी, डायरियां देखने को मिल जाएंगी, या सड़क के किनारे विज्ञापन एडवर्टाइज मिलेंगे, सिनेमा के पोस्टर्स मिल जाएंगे, आदि आदि बहुत सारी चीजें। ये जो चीजें हमें जो दिखती हैं, किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, न्यूज़पेपर, ये सब इंफॉर्मेशन के रिसोर्स है। मैं वही बोला कि यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है, जैसे यहाँ पे जो चीजें हैं लिखी गई हैं बुक में, और यहाँ पे जो पहला ही क्वेश्चन लिखा है कि अगर आपके सामने प्रिंटिंग सिस्टम ना होता, तो शायद इस दुनिया को आप इमेजिन कर पाना नामुमकिन था। मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि दुनिया कैसी होगी, क्या चीजें चल रही होगी, जैसे मान लो अमेरिका में कौन सी घटना घट गई, अमेरिका में किस प्रकार से इकोनॉमी डेवलप कर रही है, कैसे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, जापान में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, रसिया में क्या चल रहा है, इन सब सारी चीजों को इमेजिन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अभी देखो कि वहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, किसी प्रकार का कोई रिसर्च होता है, या कोई भी एक ऐसी चीज आती है, वो तुरंत ही हम लोगों के पास न्यूज़ के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, मीडिया के जरिए, इंटरनेट के मीडियम से, किसी न किसी माध्यम से, किसी रिसोर्स से वो हम तक आ जाती है।
ये हमें क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें हमें किसका काम करती है, इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। हम बात करेंगे, हम जो छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग को देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं, हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। यह सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी ये दुनिया थी। मतलब इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें ये सारी चीजें जो हमें दिख रही हैं, कि जो पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये सारी चीजें, ये भी हमें ऐसा लगता है क्या प्रिंटिंग सिस्टम से पहले भी दुनिया थी क्या प्रिंटिंग जो कल्चर नहीं आया था, या प्रिंटिंग चीजें नहीं थी, या प्रिंट का जो वर्ल्ड हमारे सामने नहीं था, क्या इससे पहले भी कुछ ये चीजें होती थी? क्या हमें इन सब चीजों की जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि उस समय की कोई ऐसा जानकारी या इन्फॉर्मेशन का नाम की कोई चीज नहीं हो। हाँ, कुछ चीजें हैं अलग हो सकती हैं कि आज कोई घटना घटी, वो 2 साल बाद उसकी खबर दूसरे जगह पहुंच पा रही है, 4 साल लग गए पहुंचने में। तो ये वही बात हो गई कि कोई चीज हम सुनते थे और वो खबर को पहुंचने, मतलब जो टाइम पीरियड होता था बहुत ही, और वो खबर कितनी सच होगी या कितना उसमें मिर्च मसाला लगा के दूसरी जगह भेजी जाएगी उस न्यूज को, तो ये बहुत ही टाइम और रिसोर्स इतने कोई बेटर नहीं होते थे। तो वो यही कह रहा है कि जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले एक दुनिया भी थी। ऐसा कैसे लगता है कि छपाई के पहले दुनिया थी? हम शायद ही यह महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है, कि इसकी एक अलग से क्या है, एक इसका क्या है कि छपाई का अपना एक क्या हिस्ट्री है, और इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है। जो वर्ल्ड है, कंटेम्पररी वर्ल्ड है, वो कैसे दिया है? यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलती शुरू हुई है? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका है? ये सारे क्वेश्चन आप इनको आंसर राइटिंग कर सकते हो। कि पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सच में इतिहास क्या है, किसका इतिहास क्या है, कि छपाई का अपना एक इतिहास है और हिस्ट्री क्या रही है, हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है, कैसे इसने जो आप कंटेम्पररी जो हम जो दुनिया देखते हैं, वर्ल्ड देखते हैं, इंडिया देखते हैं, इसने किस प्रकार से एक शेप दिया हुआ है। समाज में जो सोसाइटी में जो मुद्रित जो प्रिंटिंग चीजें कब से चलनी शुरू हुई, स्टार्ट हुई, आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो आधुनिक जो वर्ल्ड है, जो चीजें हैं, वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, ये सारी चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो और ये चीजें आपको आराम से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन जरूर लिखना। अब हम करते हैं आगे की बात। इस अध्याय में मुद्रण के मतलब प्रिंटिंग के इतिहास को देखेंगे कि कैसे है पूर्वी एशिया से स्टार्टिंग कहां से हुआ है, ईस्ट एशिया। कैसी है पूर्वी एशिया, इंपोर्टेंट है कि इसकी जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो आपकी ईस्ट एशिया से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? ईस्ट एशिया से शुरू होकर के यूरोप भारत में फैला। कैसे है? ईस्ट एशिया से निकलकर यूरोप भारत में आया। हम मुद्रण की तकनीक के प्रसार और प्रभाव, इसके प्रसार देखेंगे कि इसका प्रभाव कैसे हुआ, प्रसार कैसे हुआ, और सामाजिक जीवन पे आए बदलाव जो चेंजिंग आए जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसमें प्रिंटिंग सिस्टम में ये देखने वाले हैं कि सच में इसने किस प्रकार से पूरे सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ, ईस्ट एशिया से स्टार्ट हुआ, मतलब कि चाइना स्पेशल, चाइना है, जापान है, कोरिया, इस वाले पार्ट से चीज़ स्टार्ट हुई और कैसे ये चीज़ें निकलती हुए फैलते फैलते यूरोप पहुंची, यूरोप से फिर इंडिया आए, कैसे ये सारी चीज़ें फैलती चली गई। ठीक है, अब हम कुछ और आगे बात करते हैं, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है आपके सामने और यहाँ पे देखो एक चीज बताई गई है। यहाँ पे देख रहे हो आप कि कितने सारे राइटर हैं और राइटर एक दूसरे को यहाँ पे लिखने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि प्रिंट के आने से पहले ये वो दुनिया है कि जब मुगल पीरियड भारत में चल रहा था, जब मुगलों का शासन हुआ करता था, तो प्रिंट के आने से पहले पुस्तक के निर्माण की जो किताब बनाई जा रही है, पुस्तक के निर्माण में अखलाक ए नासरी 1595 से भारत का एक शाही वर्कशॉप था। एक शाही वर्कशॉप मतलब जहाँ किताबें लिखने का काम किया जाता था, कि छपाई आने को काफी पहले यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा है। कि मतलब एक कोई होता जैसे बच्चों को नहीं हम किताब बोल करके उसको सुलेख लिखाने का काम करते हैं, मतलब कि उनको लिखने का काम, उनकी जो राइटिंग में इंप्रूवमेंट है कि वो लिखने में गलतियां ना करें, उसका काम करवाते हैं। मतलब एक बेसिक एजुकेशन पे सेकंड थर्ड या फोर्थ क्लास में ये हम लोग करवाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे उस समय क्या हो रहा था कि सुलेख करने का काम, जो अच्छे लिखते थे पुस्तक, तो किताबों को लिखने के लिए सुलेख और चित्रकारी का बहुत महत्व था। छाप खाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ है ये सोचने लायक है। तो आइए बेसिक चीजें हैं। अब हम यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें समझनी, शुरुआती छपी किताबें, स्टार्टिंग में कैसे प्रिंटिंग सिस्टम आया और किताबें कैसे प्रिंट हुई, कैसी कैसी चीजें थी, ये है। इन्हें बोलते थे खुशनवीसी। खुशनवीसी का मतलब सुलेख, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं कैलिग्राफर। कैलिग्राफर जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, बहुत सुंदर लिखा करते थे, जिनकी बहुत ही ज्यादा मतलब खूबसूरत राइटिंग थी,
बहुत अच्छा लिखा करते थे बिना कोई कटिंग फटिंग के, न किसी प्रकार की गलती, और साथ साथ ये लिखने में बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत ध्यान दिया करते थे, किसी प्रकार की यहाँ पे गलती ना हो, ये चीजें थी। तो शुरुआती में छपी किताबों का क्या रोल था, क्या चीजें थी, ये सारी चीजें हैं। मुद्रण की सबसे पहली जो तकनीक थी वो चाइना, जापान और कोरिया में क्या हुई, विकसित हुई। चाइना, जापान और कोरिया। तो मुद्रण का ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया, चाइना, जापान और कोरिया से आया। कहाँ से आया, चाइना, जापान और कोरिया। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें समझना है कि मुद्रण का जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि जो प्रिंटिंग का सिस्टम है, प्रिंट का जो कल्चर है, ये पूरी दुनिया में है, प्रिंट का कल्चर स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो यहाँ पे आप 3 कंट्रियों के नाम बताओगे। एक तो आपका चीन, कोरिया और जापान। तो चीन, कोरिया और जापान, यहां से सिस्टम स्टार्ट हुआ। ठीक है, चीन, कोरिया और जापान से ये चीजें स्टार्ट होती हैं, प्रिंटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। चीन है, जापान है, कोरिया से विकसित हुई। यह छपाई के हाथ से होती थी। किससे होती थी, यह छपाई हाथों से होती थी। ये जो सिस्टम आया तकरीबन 500 ईस्वी, 594, 594 ईस्वी में, कब, 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती, जिसे हम वुड ब्लॉक बोलते, कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले और छिद्रित कागज को दोनों तरफ से छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताबें एकॉर्डियन शैली, एकॉर्डियन जो स्क्रिप्ट थी, एकॉर्डियन शैली में किनारों पर मोड़ने के बाद सिल करके बनाई जाती थी। किताबों को सुलोकर और खुश नबीसी करने वाले, मतलब कैलियोग्राफर जो होते थे, इनको कैलियोग्राफर बोलते हैं, जो बहुत सुंदर लिखा करते थे। लोग दक्ष, सुलेख और खुश खत होते थे। खुश खत मतलब बहुत अच्छा लिखते थे, जो हाथ से बड़े बड़े सुंदर और सुडोल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। अब यहाँ पे एक आया है, जैसे एक मीनिंग आया है ऊपर, आप देखो, ब्लॉक या तख्ती। तो ब्लॉक का मतलब, इसको अगर मैं बताऊं इंग्लिश में, इसे वुड ब्लॉक बोलते हैं। मतलब वुड ब्लॉक का मतलब था लकड़ी। तो वुड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट था लकड़ी का। अब ये कैसा था, पहले मैं यहाँ पे एक आपको यहाँ समझा दूं। वुड ब्लॉक का मतलब एक ऐसी लकड़ी की तख्ती होती थी, और इसमें इस प्रकार से ये चीजें रहती थी जिसमें इंक भर दी जाती थी। क्या भर दी जाती थी, इनमें इंक फिल कर दी जाती थी। ये इंक का सिस्टम और ये सारा काम हाथ से होता था। इन्हें बोलते थे लकड़ी की तख्ती, या क्या बोलते थे, ब्लॉक। तो लकड़ी की तख्ती या ब्लॉक का इस पे स्पेशल काम होता था। इसमें क्या सिस्टम रहता था, अभी मैं समझा रहा हूं आपको अच्छे से, एक चीज एक एक देखते जाना। इस प्रकार से रहता था ये, देखो। तो यहाँ पे जो चीजें होती थी, या जो चीजों को यहाँ बारे में बताया गया है, तो वो आप ध्यान से यहाँ समझिए। जैसे इसमें उसने कोई अक्षर, जैसे मैं ए लिख दूं, यहाँ बी लिख दूं, यहाँ सी, डी, ई, ऐसे करके मैंने कोई अक्षर लिख दिया, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके पूरे ऐसे अक्षर इसमें रहते थे, फॉन्ट रहते थे ऐसे। और इसमें इंक फिल कर दी जाती थी, और इंक फिल करने के बाद जो कागज होता था, कागज को रब कर लिया जाता था, और कागज को एकदम पूरे पे क्या, एकदम ऐसे रगड़ कर पूरा इसको उसमें फिल, कागज की लुगदी का मतलब कागज को गीला करके और रब कर दिया जाता था। तो जो इंक उस पर रहती थी, इनमें जो फिल होती थी इंक, वो इंक इस पर प्रिंट हो जाती थी। प्रिंट होने का मतलब है कि वो इस पर छप जाती थी, और छपने के बाद इसको मतलब क्या होता था कि कुछ समय के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता था। जब ये सूख करके बाहर निकाला जाता था तो एक कंप्लीट पेज होता था। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि इतना पतला होता था, इतना ज्यादा एकदम महीन होता था, जिसपे कि दूसरे पेज के मतलब एक पेज के दूसरे साइड में इस पे प्रिंट करना मुश्किल होता था। मतलब छिद्र भी होते थे, छेद भी थोड़े थोड़े होते थे, क्योंकि इसमें जो बीच में गैप दिख रहा है तो हल्का सा उसमें वो भी रहते थे होल। तो दूसरे पेज पे प्रिंट करना पॉसिबिलिटी कम होती थी, जिस वजह से जो बुक को प्रिंट किया गया तो एक ही पेज को इस प्रकार से मोड़ करके पूरा यहाँ सिस्टम लाया गया, तो उसको कहा एकॉर्डियन बुक। तो दुनिया की जो पहली किताब बनकर के आई, जो सिस्टम बनकर के आया, उसको बोला क्या, एकॉर्डियन बुक। तो एकॉर्डियन बुक का नाम दिया यहाँ पे, तो एकॉर्डियन बुक का नाम दिया यहाँ पे। और इसमें फिर हमने देखा कि किस प्रकार था कि हाँ, कि ब्लॉक के तख्ती पर कागज, वही मैंने समझाया कि इस पर कागज को रगड़ करके किताबें छापी जाने लगी थी, और ऐसे करके बुकें आने लगी जिसमें जो पतले होते थे कागज, छिद्रित होते थे, होल होते थे, और कागज के दोनों तरफ छपाई करना मतलब प्रिंटिंग करना पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। इसलिए इसलिए पारंपरिक चीनी किताबें एकॉर्डियन शैली, जो एकॉर्डियन शैली है, जो स्क्रिप्ट है, मतलब जो बुक को मैंने बताया इसे मोड़ करके किताब बनाई गई, और दुनिया की पहली किताब एकॉर्डियन स्क्रिप्ट में बनी थी, पूरे मोड़ करके। मतलब पेज के एक तरफ प्रिंट था, दूसरी तरफ वो खाली था, कोई प्रिंटिंग सिस्टम नहीं था।
किनारों को मोड़ने के बाद सिल करके एक किताब बनाई गई। किताबों को सुलेखन जो करते थे कैलियोग्राफर करते थे, और उनके हाथों की जो लिखावट होती थी बहुत ही अक्षर बहुत ही क्लेरिफाई करके वो लिखा करते थे। आगे चलते हैं। एक लंबे अरसे से मुद्रित जो सामग्री थी, सबसे बड़ा उत्पादन चीनी राजतंत्र का था। किसका था? चीनी जो समाज था, सोसाइटी था, उसके राजतंत्र का था। सिविल सेवा में परीक्षा से नियुक्त। अब इम्पोर्टेंट क्या था कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन किया गया, जो प्रिंटिंग का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ, जो सबसे ज्यादा क्या किया, प्रिंटिंग प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा जो प्रिंटिंग प्रोडक्शन हुआ वो आपका चाइना में किया गया। कहां पे किया गया? आपके चाइना में। तो चाइना में किया गया सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रोडक्शन। तो चीनी राजतंत्र, जो चीनी का यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था, मोनार्की सिस्टम था, और यहाँ पे एक एग्जाम होता था आईसीएस, जिसे हमारे इंडिया में यूपीएससी के नाम से जानते हैं। जैसे आईसीएस को इंडियन सिविल सर्विस, और इसको क्या बोलेंगे? सिविल सर्विस एग्जाम। तो सिविल सर्विस एग्जाम सीएसई की नियुक्त चीनी की नौकरशाही जो यहाँ पर जॉब थी विशालकाय थी, और इसमें ज्यादातर ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट होती थी। और चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में क्या प्रिंट करवाने लगे? किताब। अब इन एग्जामों को जब कंडक्ट करवाया तो इनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किताबों की क्या की गई? किताबों को प्रिंट किया गया। 16वीं सदी आते आते 16th सेंचुरी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, और एक कंडीशन हुई कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस एग्जाम को देने लगे, लिहाजा जो छपी हुई किताबें थी उनकी मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, जैसे ये एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराए गए तो ये हुआ कि यहाँ पे ज्यादातर लोग एग्जाम में क्या करने लगे? पार्टिसिपेट करने लगे और एग्जाम देने लगे। और कंडीशन ये हुई कि देने के साथ साथ अब ज्यादातर किताबों की जरूरत थी। किसको जरूरत थी? जो सिविल सर्विस एग्जाम जो हो रहा था यहाँ चाइना में, उसमें ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स चाहिए थे। ज्यादा लोग प्रिपरेशन करने लगे, ज्यादा लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगे, जिसमें क्या हुआ कि ज्यादातर लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बाद ज्यादा बुक्स की मार्केट में डिमांड आई, और डिमांड आने की वजह से यहाँ पे ज्यादातर किताबें प्रिंट की गई। कैसे? 17वीं सदी तक, 17th सेंचुरी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में विविधता आई। जैसे ये कल्चर चेंज हुआ, जो डाइवर्सिटी आई वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे। अब ऐसा नहीं था कि पहले बुक्स जो थी वो लिमिट वही लोग पढ़ते थे जिनको शौक होता था या जो ऐसा चाहते थे, ऑफिसर अकेले। अब ये लोग और भी थे। अब इसमें व्यापारी वर्ग भी आ गया, व्यापारी भी पढ़ना चाहते थे। रोजमर्रा के जो कारोबारी थे, छोटे मोटे व्यापारी थे, वो भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। वो जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक सगल भी बन गया, मतलब पढ़ना एक उनका शौक बन गया। तो पढ़ना क्या हो गया? जो रीडिंग करना था, तो रीडिंग इनकी एक शौक बनता चला गया। और नए पाठक वर्ग जो न्यू रीडर्स थे, काल्पनिक किस्से जो होते थे, कविताएं जो होती थी, आत्मकथाएं होती थी, शास्त्रीय साहित्य होते थे, कृतियां होती, संकलन, रोमानी जो नाटक होते थे जैसे लव स्टोरियां वगैरह पसंद थे। तो यही चीजें होने लगी कि जो न्यू रीडर थे वो आने लगे, काल्पनिक स्टोरियां पढ़ने लगे, कविताएं होती थी, और कुछ ऐसी चीजें थी सीधा बोल सकते हैं अपने मनोरंजन के लिए। ऑटोबायोग्राफी लिखी होती थी, साहित्य शास्त्रीय साहित्यिक होती कृतियां, ये सब चीजें होने लगी। अमीर घर की जो महिलाएं थी, वोमेन थी, जो अमीर घर की वोमेन थी, वो भी इनको पढ़ना शुरू कर दिया, और कुछ को रचित काव्य और नाटक भी छापे। ये हुआ कि कुछ वो पैसे वाले जो लोग घर की वोमेन्स थी वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे, और जो बड़े घर की औरतें थी, अमीर घरों की थी, उनने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी यहाँ निकालना स्टार्ट कर दिया। पढ़ने की एक नई संस्कृति थी, एक नई तकनीक के साथ आई, एक नई टेक्नोलॉजी। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीन प्रेस आयात भी हुआ। क्या हुआ कि जब ये चौकियां स्थापित करने के साथ ही जो पश्चिमी मुद्रण तकनीक थी, जो वेस्टर्न वेस्टर्न मतलब स्पेशल बात कहा कि कर रहा है अपनी, मतलब कि कह सकते हैं यूरोप की, तो ये भी आए। तो और जो मशीन जो प्रेस का जो आया था वो भी बड़ा, और शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला संघाई जो प्रिंट संस्कृति। अब संघाई एक शहर है, संघाई चाइना का एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ का बहुत, जैसे हमारे यहाँ का भारत का शहर मुंबई है, उसी प्रकार यहाँ का शहर संघाई है, बहुत बड़ा शहर है और बहुत ही डेवलप्ड है। तो प्रिंट संस्कृति का एक नया केंद्र बन गया, जो एक हब बन गया, किसका? प्रिंटिंग सिस्टम। हाथ की छपाई की जगह धीरे धीरे मशीनी। अब देखेंगे कि जो हाथ से अभी तक होता था वो काम धीरे धीरे किस में चेंज होने लगा? मशीन या आंतरिक छपाई ने ले ली, और धीरे धीरे ये हाथ से किस में चला गया? ठीक है, ये देखो, ये आपके सामने एक बना है, डायमंड सूत्रा का एक पन्ना है। ये पहला प्रिंटिंग सिस्टम इस प्रकार से आता है जो जापान का था, कि पूरा किस प्रकार से दिखाया गया कि ऐसे रब करके अक्षरों को रगड़ा जाता था, और ये पूरे अक्षर आपके सामने वुड ब्लॉक के दिखाई दे रहे हैं, जो मतलब लकड़ी की तख्ती होती थी उसकी ये प्रिंट एक दिखाया गया है, डायमंड सूत्रा। अब हम बात करते हैं, अब बात आती है जापान की।
जापान में मुद्रण, तो जापान में प्रिंटिंग सिस्टम का क्या था, यहाँ समझते हैं कि चीनी बौद्ध प्रचारक, तो चीनी जो बौद्ध के जो एडवर्टाइजर थे, मतलब बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे, वो चाइना से वो जापान पहुंचे और जापान से इस सिस्टम को ले गए। कैसे, ये बात है 768 और 70 के भी आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान के। तो पहला तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा एमसीक्यू का कि जापान का में प्रिंटिंग सिस्टम कौन लेके गया, तो चीनी बौद्ध प्रचारक, जो प्रचारक थे, एडवर्टाइजर थे, जो इस चीज को बढ़ाना चाहते थे, तो वो इसको ले गए। जापान की पुरानी 868 में छपी पुस्तक डायमंड सूत्रा, उसी का एक पेज लगा है। जापान की जो सबसे पुरानी किताब थी जिसका नाम था डायमंड सूत्रा। तो याद रखना, जैसे क्वेश्चन आएगा कि जापान की जो सबसे पुरानी बुक, जो पहली बुक यहाँ पे प्रिंट हुई थी, पुरानी जो किताब थी क्या थी, डायमंड सूत्र। ठीक है, क्या नाम है, डायमंड सूत्र। तो डायमंड सूत्र की यहाँ बात करें कि किस प्रकार से ये चीज आगे बढ़ी। डायमंड सूत्र जिसमें पाठ के साथ साथ काठ का भी खुदे चित्र होते थे, मतलब जिसमें पाठ होने के साथ साथ काठ मतलब लकड़ी के खुदे हुए चित्र होते थे। कि क्या होता था कि अभी तक जो ध्यान दिया जा रहा था वो केवल फॉन्ट पे, अक्षरों पे ध्यान दिया जा रहा था, अब चित्रों पर ध्यान दिया गया कि जो प्रिंट किया गया था उनके साथ जो चित्र, मतलब जो फॉन्ट होते थे, अक्षर होते थे, उनके साथ अब उनके बगल से, उनके साइड में किसका ध्यान दिया जाने लगे, चित्रों का। अब उसमें जो आने लगी इमेजेस आने लगी, पेंटिंग्स आने लगी, तो अब क्या होने लगा कि कार्ड के साथ साथ खुदे हुए चित्रों का ध्यान दिया जाए, जिसमें तस्वीर अक्सर है कपड़ों पर, या तो कपड़ों पर या ताश के पत्तों पर या कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कभी भी छपते थे, क्या, एक कभी भी छपते थे, और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। तो कवि की जो पेंटिंग होती थी, अब कवियों की फोटो छपने लगी, जो पोएटर होते थे, जो गद्यकार होते थे, और किताबें धीरे धीरे सस्ती और नॉर्मल तरीके से इनको प्राप्त किया जा सकता था। तो यहाँ पे याद रखना कि सबसे पहली जो जापान में किताब प्रिंट होकर के आई डायमंड सूत्रा थी। तो ये आप देख लेना। अब चलते हैं हम आगे, ये देखते हैं कि 18वीं सदी 18वीं सेंचुरी के अंत तक आते आते बाद में जिसे टोक्यो के नाम से जाना जाए, इसे ईदो बोलते थे। ईदो मतलब जिसे बाद में टोक्यो, आज जिसको हम टोक्यो कहते हैं, उसका पुराना नाम ईदो था। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। तो टोक्यो जो आज प्रेजेंट में जानते हो उसको ईदो कहते थे, नाम से जाना गया। और शहरी इलाके, क्या बोल रहा है, शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहर संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाय घर, मजमों और कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं, तवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय के अनुष्ठान, फूल साजी, शिष्टाचार, रसोई पर लिखी किताबें से पुस्तकालय की दुकानों पर अटी पड़ी थी। ये था एक, देखो यहाँ पे किस प्रकार से एक के, यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई गई, ये लिखा है त्रिपिटका कोरियाना। ये पूरी लाइब्रेरी बनी है इस प्रकार से, पूरी इस प्रकार देख रहे हैं, ये पूरी लाइब्रेरी दिखाई गई यहाँ पे। और इसमें पूरी देखो, ये पूरी रैक जो आप देख रहे हैं इसमें बुक्स रखी हुई है, ये सारी किस प्रकार से बुक्स पूरी यहाँ पे पूरी अलमारी में ऐसे सजी हुई हैं, पूरी बुक्स की बुक्स। तो सारी की सारा जो डाटा भरा पड़ा है यहाँ पे, ये चीजें देख सकते हो आप आराम से, ये सारा डाटा इसमें दिखाया गया। ठीक है, देख लेना क्या लिखा है। 13वीं सेंचुरी में आते आते मध्य में त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स, जिसमें मैंने अभी समझाया था कि जो पहला प्रिंटिंग सिस्टम जिसे हाथ से प्रिंटिंग की गई थी, मुद्रण के रूप में बौद्ध जो ग्रंथ थे कोरियाना संग्रह है, उसी की जो किताब उस समय प्रिंट की गई थी सिस्टम से, उसी का एक कोरियाना लाइब्रेरी के बारे में बताया गया। कोरिया की एक लाइब्रेरी है। इन ग्रंथों में लगभग 80,000 वुड ब्लॉक पर उकेरा गया था और इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। देख रहे डाटा उस समय का है जब ये चीजें दिखाई गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ये समझ गए होंगे। ये दिखाया गया है कि एक इमेज बताई गई है, ये पढ़ लेना। जैसे क्या लिखा, एदो मतलब, एदो का मतलब टोक्यो में पैदा हुई है। उतामारो ने उकियो तैरती दुनिया के चित्र बनाए नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया, जिसमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची। माने, मोने और वॉन गोंग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। तिसु ताहा और जुजाबूरो जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों ने उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता है। फिर भी चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे। इनके बाद हुनरमंद वुड ब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाए गए रूपरेखा को तख्तियों और चिपकाकर उनकी आकृतियों को उकेर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था, पर उसकी छपी नकल बच जाती थी।
तो वही बात है कि यहाँ पे एक चीज बताई गई, इमेज आपकी बताई गई, इस सुबह का नजारा है और रचयिता सुमन कुबो 18वीं सदी के अंत में एक मॉर्निंग का एक बताई गई है, और जापान की एक पेंटिंग बनाई गई यहाँ पे कि मॉर्निंग टाइम का ये एक इमेज बताई गई। ठीक है, देख लेना, ये बेसिक है। अब आता है इसका सेकंड सेक्शन, और सेकंड सेक्शन की हम बात कर लेते हैं कि सेकंड सेक्शन में है क्या। ठीक है, अब यूरोप में मुद्रण का आना। यूरोप में ये प्रिंटिंग सिस्टम कहाँ से आया, जैसे अभी जापान का पड़ गया, और हमने देखा कि प्रिंटिंग सिस्टम कैसे कैसे चीजें स्टार्ट हुई। अब हम देखते हैं, बात करते हैं यूरोप में मुद्रण का आना कैसे हुआ। सदियों तक चीन से रेशम और मसालों का रेशम मार्ग से यूरोप आते रहते थे। यूरोप कैसे आते थे वो, यूरोप से मतलब इन चाइना से कैसे आते थे, तो चाइना से उनका कांटेक्ट यूरोप वालों का कैसा था, जिसका था सिल्क रूट। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में ये हमने चैप्टर पढ़ा है, और अच्छे से उसको सिल्क रूट को भी देखा था हमने। तो वही बोल रहा है कि सदियों तक चीन से जो था रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे। तो यूरोप जो आते थे वो ज्यादातर जो चीजें आती थी जैसे रेशम है और मसाले, ये दो चीजों का ज्यादातर व्यापार होता था, और ये सारा रास्ता चाइना के ही आता था, चाइना के रास्ते ही आता था। तो 11वीं सदी में चीनी कागज भी, जो चाइना का जो कागज था बहुत उसी के रास्ते वहां पहुंचा। कागज ने जो कागज था, कागज ने कातिबों और मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बना दिया। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नाम का यात्री था, जो इटली का था। मार्को पोलो जो यात्री था, नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस गया। देखो मैंने कहा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से जो टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि प्रिंटिंग जो सिस्टम था वो कहाँ था, वो प्रिंटिंग सिस्टम चाइना, कोरिया और जापान में था। फिर हमने जापान के बारे में पढ़ा, कोरिया में एकॉर्डियन बहुत बड़ी हमने लाइब्रेरी देखी थी, कोरियाना लाइब्रेरी, उसमें कितने सारे एकॉर्डियन बुक्स थे, और जो वुड ब्लॉक के द्वारा जो पेपर तैयार किए गए वो सारे उसमें रखे हैं। उसे यूनेस्को में अभी 2007 में उसे शामिल भी कर लिया गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मार्को पोलो की स्टोरी है कि मार्को पोलो चाइना में काफी टाइम तक रहा, और रहने के बाद बहुत सारी चीजों की खोज की। खोज करने के बाद फिर वो इटली कहाँ गया, इटली वापस गया। वापस जाने के बाद उसने देखा कि आपने ऊपर पढ़ा कि चाइना के पास वुड ब्लॉक था, जो वुड ब्लॉक का जो सिस्टम था, काठ की तख्ती वाली जो छपाई की तकनीक पहले भी मौजूद थी। चीन के पास वुड ब्लॉक जो वाली तख्ती थी वो पहले भी मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। क्या होगा, मार्को पोलो ने यह टेक्नोलॉजी अपने साथ ले गया, देख रहे हो। तो ये यूरोपियन वालों ने दूसरों से ज्ञान लिया ही है, तो इन्होंने क्या किया, जो ज्ञान था वो अपने साथ लेकर के वापस लौटा। फिर क्या था, इटावली का जो सिस्टम था, इसने इटावली तख्ती बनाई, मतलब इटली की एक अलग से वुड ब्लॉक का सिस्टम लाया, और छपाई से किताबें निकालने लगे, और ऐसे करके वहां भी वुड ब्लॉक का सिस्टम आ गया। जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई, और जो किताबें प्रिंटेड होती थी बहुत ही सस्ती 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 अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों को भिक्षु संघर्षों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम वेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। इसमें कुछ थे कि जो व्यापारी लोग थे और जो विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हुआ करते थे वो अभी भी सस्ती किताबों का यूज कर रहे थे। लेकिन इसमें अगर बात करें हम कि मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों भिक्षु संघर्षों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण थे। क्या थे कि यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे एक शब्द आया बेलम। बेलम का मतलब क्या है, चर्म पत्र या जानवर। तो चर्म पत्र या फिर जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह, तो इन पे जैसे कागज, ये पूरा पेज है, इस पे जो लिखने की लिखावट जो होती थी, ये जानवर की स्किन, मतलब कह सकते हैं जो जानवर रहते थे उनकी स्किन पे बनती थी, उनको बोलते थे, ये लिखा ना जानवरों के चमड़े, और उसको बेलम कहते थे। और ये बहुत, यह चर्म पत्र का ये बहुत ज्यादा महंगा होता था। इसको कौन लोग करते थे यूज, पैसे वाले लोग, अमीर, या जिन्हें नोबिलिटी कहते हैं, या एरिस्टोक्रेसी। लेकिन जो गरीब लोग थे जैसे कि व्यापारी, आपके स्पेशल, और कौन, विद्यार्थी, इन लोग यूज किसका करते थे, जो सस्ती किताबें प्रिंट होती थी। यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है और आपको ये देखना कि क्या है, ये चीज समझनी है। ये आपके सामने जो रखा हुआ है कि क्या लिखा, कोरिया की जिप्सी मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों से एक है। इसमें जैन बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषता है। पुस्तक में भारत, चाइना, कोरिया, ये तीन नाम मैं पहले बताया, भारत, चाइना, कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है, और 14वीं सदी के अंत में मुद्रित किया गया था। इसे पुस्तक का पहला खंड जो था उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीक परिवर्तन साबित हुआ। यही कारण है कि 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में इसे अंकित किया गया है।
ठीक है, तो ये पहला जो पेज उस समय जो इस पे लिखा है, और इसमें जो बौद्ध मॉन्क थे, जिसमें चाइना और कोरिया और जापान 150 बौद्ध मॉन्क का इसमें क्या दिया गया है, इसमें चर्चा की गई है। अब देखते हैं किताबों की मांग बढ़ने लगी। क्या हुआ, जब स्टूडेंट बड़े, इस चीजें बड़ी, व्यापारी भी इसे पढ़ने लगे, जो स्टूडेंट होते थे, ऐसे ऐसे बुक की डिमांड बढ़ती चली गई। साथ साथ यूरोप भर में, पूरे यूरोप में पुस्तकें विक्रेता विभिन्न विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। वही बात है कि जो पुस्तक विक्रेता थे अपने देश से, यूरोप से दूसरे देशों में किताबों को बेचने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक के मेले भी लगने लगे। देखो, अब जब डिमांड बढ़ी, रीडिंग, जो लोग थे, पढ़ने वालों की संख्या थी, न्यू रीडर्स थे, वो भी बढ़ने लगे, तो क्या हुआ, किताबें बढ़ी। और बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए अहस्त लिखित पांडुलिपियां, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथों से लिखने वाली जो पांडुलिपियां थी, मतलब कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे, उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोग ही नहीं, सुलेख या कातिब, कातिब मतलब बोलते थे जो स्क्राइब्स होते थे, कातिब मतलब जो किताबों को लिखने का काम करते थे। उस समय किताबों को जो लिखने का काम करते थे, किराए से किताबें लिखा करते थे, और एक किताब की प्राइस, जैसे कोई बुक कंप्लीट कर लेगा तो उनको कुछ किताबें दी जाती थी। अब जो बड़ी बड़ी बुक्स चलाते थे, अमीर लोग होते थे, वो ऐसे करके 100-200 कातिब को, मतलब स्क्राइब को किराए पर रख लेते थे, और ज्यादा क्वांटिटी में उसको किताबों को लिखवाने का काम करते थे, तो उनको कातिब बोलते हैं। जो अच्छा लिखाते थे, लिखते थे, कैलियोग्राफर या स्क्राइब्स नहीं पाए जाते थे। क्या होता था, अमीर लोगों के यहाँ सुलेखन या कातिब नहीं पाए, लेकिन बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। क्या होने लगे, नहीं पाए जाते थे, लेकिन जो पुस्तक जो बेचने वाले थे, और आमतौर पर एक विक्रेता कम से कम 50 कातिब काम करते थे। एक, मतलब जो किताब बेचने वाला होता था, उसके पास कम से कम 50 स्क्राइब काम करते थे। लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग को हस्तलिख पांडुलिपियां पूरी नहीं करती, और इतनी तेज डिमांड थी किताबों की कि ये सारी चीजें होने के बाद भी फिर भी बुक्स की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। नकल उतारना बेहद ही खर्चीला था। अब वही है कि कॉपी करना किसी को, अब एक मशीन तो थी नहीं कि प्रिंट किया, इधर से फट से उधर से कोई आ गया, हाथों से लिखने का काम हो रहा था। हाथों से लिखने का काम इतना ज्यादा हो रहा था कि उसकी मुझे पॉसिबिलिटी नहीं थी, और ना ही उनकी डिमांड को पूरा कर पाए थे। बेहद खर्चीला था और समस्या साध्य और श्रम साध्य, इससे समस्या साध्य और श्रम साध्य काम था। बहुत ज्यादा, जैसे वही बात है, खर्चीला ज्यादा था, समय भी ज्यादा लगता था, मेहनत भी ज्यादा लगती थी। पांडुलिपि अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने में, रख रखाव में तमाम मुश्किल होती थी, इसलिए उनका सर्कुलेशन, चलन और गश्त सीमित रहा। किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुडब्लॉक प्रिंटिंग जो था, तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया, और 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि कपड़े पर, ताश के पत्ते पर, और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र भी छापे जा रहे थे। यही चीज आप यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग कीजिए, ये चीज समझिए। मैं आपको सच बताऊं कि यहाँ पे जो सिस्टम ये हो रहा था कि जो पांडुलिपियां होती थी, हाथों से लिखी जाती, तो एक तो महंगी बहुत होती थी, महंगी होने के साथ अब इनको या तो किसी पत्ते पे लिखा जाता था, अब हर कोई इसको बेलम, मतलब कि जानवर की जो स्किन होती थी एनिमल की, उसकी यूज नहीं कर सकता था, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती थी। और दूसरी बात, इसको काफी ज्यादा महंगी होने के साथ साथ इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान नहीं था। जैसे बार बार उसको इस प्रकार से, जैसे पेज को हम बार बार पलटाने की कोशिश करें, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि थोड़ी टाइम बाद वो, मतलब कह सकते हैं, मुड़ करके फट जाए या कुछ भी हो सकता था। और दूसरी बात, अगर वो पानी या गीला हो जाए तो उसकी इंक भी छूट सकती थी। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसे लॉन्ग टर्म का प्रोसेस नहीं था, लंबे समय तक नहीं रख सकते थे, थोड़ी समय बाद वो वही सड़ने गलने वाली बात आ जाएगी, तो ये भी दिक्कत थी। तो इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए इन्होंने जो सिस्टम एक लाए थे ना वुड ब्लॉक का, इसी सिस्टम को आगे बढ़ाया, और ये काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगे। बात करते, जाहिर है किताबें छापने के लिए इनमें से तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक, तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक, जो सस्ती हो और स्पीड ज्यादा हो, तकनीक की जरूरत थी। ऐसा छपाई की नई तकनीक को आविष्कार से ही संभव होता था। 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग में यूहान गुटेनबर्ग, एक नाम आता है, गुटेनबर्ग ने अंततः एक कर दिखाया, और गुटेनबर्ग ने यहाँ पे पहला दुनिया का प्रिंटिंग प्रेस बनाया। ये पढ़ेंगे, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तक जो काम हाथ से प्रिंटिंग किया जा रहा था, एक एक पेज को छापा जा रहा था, प्रिंट किया जा रहा था, अब गुटेनबर्ग यहाँ पे किस प्रकार से प्रिंटिंग सिस्टम को लाएंगे, तो वही अब हमें देखना है। गुटेनबर्ग की पढ़ने से पहले, गुटेनबर्ग की पहले बेसिक स्टोरी बताई गई उसके बारे में, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसका एक हिस्ट्री रहती है, क्योंकि कोई इस प्रकार से, मतलब एकदम से अचानक से आकर के कोई रिसर्च नहीं कर देता, उसका फैमिली का कुछ बैकग्राउंड रहा होगा, या उसके कुछ ना कुछ नॉलेज, या किसी उसका उस्ताद या गुरु या किसी एक ऐसे टीचर का उसके ऊपर इफेक्ट रहा होगा, या कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट घटा होगा जब जाकर के, जब कोई एक बड़ा सा आविष्कार या बड़ी सी कोई टेक्निक है, कोई बड़ा सा कोई काम करता है, ऐसे कोई बड़ा सा रेवोल्यूशन नहीं कर देता।
अभी प्रिंट की दुनिया में गुटेनबर्ग का बहुत बड़ा क्या था, रेवोल्यूशन था, क्योंकि अब प्रिंटिंग प्रेस आने वाला था। और प्रिंटिंग प्रेस का मतलब समझ रहे हो, जो आज जल्दी से इतने सारे प्रिंट जो चीजें हो जाती हैं, जो वही जैसे आपके सामने बुक्स है कि एक साथ इतनी सारी बुक्स आपको प्रोवाइड हो जाती है कम समय में, तो ये प्रिंटिंग प्रेस का ही कमाल है। गुटेनबर्ग के जो पिता थे क्या थे, व्यापारी। अब देखो गुटेनबर्ग के पिता की से स्टोरी स्टार्ट की गई है और बताया गया है कि गुटेनबर्ग के जो पिता थे वो एक ट्रेडर थे और खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़ करके बड़ा हुए थे। बचपन से ही वो तेल और जैतून की जो मशीन होती है ना, जिससे ऑयल निकाला जाता है, तेल और जैतून की प्रेरने की मशीन जो प्रेस थी वो देखता आया था। बाद में उसने पत्थर और पॉलिश करने की कला सीखी। बाद में उसने क्या सीखा, पत्थर और पॉलिश करने की सब कला सीखी। फिर सुनारी के अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने लगा। क्या क्या धीरे धीरे, क्या हमने क्या समझा कि पहले उसने क्या सीखा, ऑयल वाली चीजें, जैतून की ये सारी, जो ऑयल कैसे निकलता है, जैतून से ऑयल कैसे निकलता है, ये सारी चीजें सीख रहा था। उसके बाद देखते हैं कि उसने पत्थर और पॉलिश, जो पत्थर होता था पॉलिश, उसको घिस करके उसको चमका करके ये भी चीज उसने सीखी कि कैसे उसको रब किया जाता है, कैसे उसको प्रेस किया जाता है, ये भी चीजें कला सीखता था, सीखी। फिर सुनार, फिर गोल्ड स्मिथ का भी काम सीखा कि उसको चमकाने का, फिर शीशे के इच्छित आकृतियों में गढ़ने के लिए, कि उसे अपने हिसाब से उसे चमकाने के लिए और एक उसे एक अच्छा सा वो देने के लिए उसने ये सारी चीजें सीखी। तो ये इसका हिस्ट्री बता रहा, बैकग्राउंड क्या था। इन सब में उसने महारत हासिल कर ली और इससे जो ज्ञान उसे मिला, जो अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। और जैतून प्रेस ही, जो जैतून था, जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना। और ऐसे करके जो जैतून का ऑयल जो निकलता था, जो सिस्टम था, ऐसे करके वो प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल उसके दिमाग में, उसको एक आइडिया आया। सबसे पहले तो उसने धातु का कॉन्सेप्ट सीखा, मेटल किससे सीखा, एक सुनार के रूप में, गोल्ड स्मिथ के रूप में। और प्रेस का सिस्टम कहां से आया, जैतून, और जो ऑयल का सिस्टम था, तो जैतून प्रेस से ही उसने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल और आदर्श बना। और सांचे का उपयोग किया, किसका उपयोग, सांचे का उपयोग अक्षरों की जो धातु आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 में यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था और उसने पहली बार इससे किताब छापी, और वह किताब थी बाइबल। और दुनिया की पहली किताब जो प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होकर के आई वो थी बाइबल। अगर मैं कहूं कि वहां पे दुनिया की पहली किताब जो मतलब कि वुड ब्लॉक से प्रिंट हो गई थी, उसका नाम था एकॉर्डियन बुक। तो याद रखना, एकॉर्डियन बुक था। तकरीबन उसकी पहली बार 180 कॉपियां, मतलब प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लग गए। और 3 साल में उसने 180 प्रतियां, मतलब कॉपी प्रिंट की, किसकी, बाइबल की। उस समय के हिसाब से एक काफी तेज था उस टाइम पीरियड में, तो यही बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा काम है, फास्ट था। यह एक नई तकनीक, हाथ से किताबें छापने की तकनीक की पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग और साज और सज्जा में हस्तलिप पांडुलिपियां जैसी दिखती थी, लेकिन धातु अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए के फूल पत्तियों की अगर बात करें, डिजाइन, जो इसमें फूल पत्ती की डिजाइन का भी यूज किया जाता था, और चित्र जो अक्सर होते थे पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए किताबों में छपे पन्ने, अमीरों के लिए जो किताबें बनती थी, जो छपे पन्ने थे, हाशिए पर बेल बूटों के लिए खाली जगह छोड़ दिया जाता था। वही बात थी, जब कोई बड़ी बड़ी बुकें बनाई जाती थी तो उनके लिए कुछ जगहों पर जैसे मान लीजिए पूरी बुक प्रिंट की गई और इसका फ्रंट है, अब यहाँ पे पूरा ये डाटा लिखा हुआ है, अब कोई यहाँ पे ये पूरा डाटा ऐसे लिखा है, अब एक जो खाली जगह छोड़ दी गई है ये वाली, इस पे कोई एक अलग से इमेज लगाई जाएगी। जो आपके कैलियोग्राफर थे, इसको बहुत ही सुंदर एक इमेज या पेड़ पत्तियों का डिजाइन लगाया करते थे। खरीदारों को अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके अपने सवार सकता था और उससे अपने हिसाब से वो डिजाइन करता था इन चीजों को। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। ये मैंने आपकी यहाँ पे गुटेनबर्ग की इमेज है, योहान गुटेनबर्ग का चित्र है, तो एक देख सकते हैं, इन्हीं ने गुटेनबर्ग मशीन बनाई। अब कुछ और बातें कर लेते। करीब 100 सालों के दरमियान, जो 100 साल का पीरियड था, करीब 100 सालों के दरमियान में यूरोप के ज्यादातर देशों में छापखाने लग गए और ज्यादा क्या हो गए, प्रिंटिंग प्रेस बढ़ते चले गए। और जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रण के दूसरे देशों में जाकर नए छापखाने खुलवाया करते थे। तो जर्मनी के जो प्रिंटर मुद्रक थे, जो वो दूसरे देशों में जाकर क्या करने लगे, प्रिंटिंग सिस्टम लगाने लगे। छपाई खानों की जो संख्या थी वो वृद्धि होने लगी, प्रिंटिंग सिस्टम बढ़ने लगे, पुस्तक के उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्सों में यूरोप में बाजार 2 करोड़ मुद्रित, और एक कंडीशन आ गई कि 2 करोड़ से ज्यादा किताबें मार्केट में आ गई। और संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ थी। कितनी थी? और हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर मुद्रण की क्रांति में संभव हुई। और क्या हुई? और ये चीजें आने पर मुद्रण की क्रांति में क्या हुई,
ये चीजें देखी गई, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो आंतरिक क्रांति ये चीजें आपने देखी कि किस प्रकार की चीज। देखो कुछ बात कर लें, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे ये आप देख लीजिए कि एक मुद्रक की वर्कशॉप 16वीं सदी की एक बुक पे बताया गया कि कैसे पूरा एक, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए और इसमें कैसे वुड ब्लॉक की टेक्निक बताई गई। पूरी वुड ब्लॉक की जो टेक्निक है पूरा बताया गया कैसे ये फॉन्ट को रख रहा है। यहाँ पे इंक लगाने का काम किया जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ रबिंग का काम हो रहा है, ये पूरा आप एक देख सकते हैं लिखा है मुद्रण की वर्कशॉप में 16वीं सदी में। इस तस्वीर में पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रण का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। दाएं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहा है। बाएं सिरे पर गैलीज तैयार किया जा रहा है। धातु अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है। ये देख लो आप किस प्रकार से स्याही कर रहे हैं, ये कंपोजिटर है, सारी चीजें काम हो रहे हैं। उन्हीं के पास फ्रूट रीडर काम में जुटे हैं। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। 2 पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग होनी है। तो ये है, ये बाइंडिंग का काम चला है। देखो पेज प्रिंट पड़े, ये वाले पेज जो प्रिंट हो चुके हैं ये वो भी दिखाए गए हैं। कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। गैली का मतलब होता है धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ये आप देख लेना। फिर यहाँ पे एक आपकी यहाँ ये बुक बताई गई है, जैसे मैंने अभी जिसकी बात कर रहा था कि जब उस समय जो अमीर लोग होते थे अपनी बुक को, जैसे ये पूरा देखो कि कैसा लिखवा के रखते हैं, एक पूरा डाटा लिखवा के रखते थे। लेकिन यहाँ देखो कि जब उन्हें कोई डिजाइन बनवानी होती थी इसके लिए स्पेशल कोई बुक में, और यहाँ कोई स्पेशल कैलियोग्राफी करवाते थे, मतलब लिखवाते थे। और इसको देखो किस प्रकार से फूल पत्ती का डिजाइन यहाँ पे बनाया गया है। उसी प्रकार से देखो पूरी डिजाइन फूल पत्ती की निकली हुई है, ये आप देख सकते हैं अपनी बुक में बना। बीच बीच में भी ऐसे डिजाइन बनवा दिए जाते थे। इस प्रकार से देखो ये डिजाइन यहाँ बनाए गए हैं, तो ये आप आराम से देख सकते हो कि डिजाइन कैसे होती थी। जैसे ये दिख रहा है ना, ये डिजाइन आपके, ये देखो ये पूरा पूरा एक चित्र किस प्रकार से ये चीजें दिखाई गई, पूरे चित्र के नमूने ये है। और भी चीजें देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीच में ये डिजाइन बनी है कुछ, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ देखनी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगली बात चलते हैं कि ये हमने देख लिया। इसके बाद है लेटर प्रेस। प्लाटन क्या होता था, ये गुटेनबर्ग की मशीन है। हाँ, ये मशीन को दिखाया गया है जो गुटेनबर्ग ने उस समय जो मशीन बनाई थी, ये मशीन को दिखाया गया। आप यहाँ देख लो कि ये पूरा का पूरा जो मशीन का जो फ्रेम लगा है, ये फ्लेम है, ऊपर से स्क्रू है, ये हैंडल है, प्लाटन है। प्लाटन मतलब इसके नीचे बीच में कागज रखा था, प्रिंटिंग ब्लॉक द फ्लैश ओवर द पेपर। तो क्या लगा, स्क्रू से लगाकर लंबा हैंडल देखें, एक लंबा सा हैंडल लगा है स्क्रू से, और ऐसे उसको कसता था, मतलब उसको एकदम से जो पैच होता था इसकी मदद से जो स्क्रू होता है घुमाकर प्लाटन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइपिंग बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सकें, और लिहाजा इसे मूवेल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। और यही अगले 300 साल तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। और हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबें इसी तरह से छापना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस की 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। इसकी स्पीड बता रहा है उस समय की सबसे फास्ट स्पीड थी कि 1 घंटे में 250 पेज प्रिंट कर सकता था। तो ये इसकी स्पीड है। तो ये रहा, हमने ये आपके 2 सेक्शन कंप्लीट किए। इसके बाद आगे हम इसके अगला सेक्शन पढ़ेंगे मुद्रण क्रांति और उसका असर। अब देखेंगे कि ये रेवोल्यूशन कैसे हुआ, ये रेवोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ा कैसे, और इसने कैसे पूरी दुनिया में एक नया सा प्रिंट रेवोल्यूशन लाया और कैसे नई क्रांति लाया। ये चीज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब कि नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट सेक्शन के साथ और इसी टॉपिक के साथ। और ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसके बहुत सारे सेक्शन है, 9 सेक्शन है टोटल। तो मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें आती हैं तो बिल्कुल आप यहाँ कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट सेक्शन। ओके, थैंक यू, जय हिंद।